दोस्तों एचपी आज भी दुनिया के सबसे जाने माने कंप्यूटर ब्रांड्स में से एक है, जो प्रिंटर से लेकर लैपटॉप सभी कुछ बनाते हैं। लेकिन पिछले 20 सालों में एचपी का मार्केट शेयर, रेवेन्यू और प्रॉफिट तीनों ही धीरे धीरे नीचे आए और इस समय उनकी हालत नाजुक बताई जाती है। इस वक्त 38% चांसेस हैं कि कुछ ही सालों में एचपी खुद को दिवालिया घोषित कर देगी। लेकिन एचपी की ये हालत हुई कैसे और उनकी वो क्या गलतियां थी जो उन्हें यहाँ तक लेकर आई? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। एचपी के डाउनफॉल को समझने के लिए पहले हमें उनके इतिहास में जाना पड़ेगा और ये देखना होगा कि वो कैसे ऑपरेट किया करते थे। एचपी यानी कि हेवलेट एंड पैकर्ड ये कंपनी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बिल हेवलेट और डेविड पैकर्ड नाम के दो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने शुरू की थी, जो कि पिछले विश्व युद्ध से पहले पैदा हुए थे और 30 के दशक में MIT में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करते हुए आपस में मिले थे। जल्दी ही बिल और डेविड ने एक रेंटेड गैराज के अंदर से कुछ इक्विपमेंट्स बिल्ड करने शुरू कर दिए। ये सभी फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेटर्स, डिस्टॉर्शन एनालाइजर्स और ऑडियो सिग्नल जनरेटर्स जैसे इक्विपमेंट्स थे, क्योंकि अभी तक कंप्यूटर्स उस तरह से सोसाइटी का हिस्सा नहीं बने थे जैसे आज है। इस तरह एक साल काम करने के बाद दोनों ने सोचा कि क्यों ना इसे एक ऑफिशियल बिजनेस बना दिया जाए और अब एक कॉइन टॉस से फैसला हुआ कि कंपनी का नाम एचपी रखा जाएगा या पीएच। एचपी ने शुरुआत में इंडस्ट्री को पूरी तरह से डिसरप्ट करके रख दिया था और उनका पहला पॉपुलर प्रोडक्ट बना एक ऑडियो ऑस्किलेटर। उस समय के ऑडियो ऑस्किलेटर्स के साथ ये प्रॉब्लम थी कि ना वो सिर्फ अनस्टेबल थे बल्कि बहुत महंगे भी थे। उस समय एक ऑडियो ऑस्किलेटर की कॉस्ट करीब $200 थी। एचपी ने इसमें इंप्रूवमेंट्स की और उनका ऑडियो ऑस्किलेटर 200A सिर्फ $89 में मार्केट में लॉन्च किया। इसके बाद उन पर डिज्नी की नजर पड़ी, जिसके बाद चीफ साउंड इंजीनियर बड हॉकिंस अपनी नई फिल्मों के लिए इक्विपमेंट्स ढूंढ रहे थे और इस तरह डिज्नी ने एचपी को उनका पहला ऑर्डर दिया। आज के समय के हिसाब से एचपी ने अपने पहले साल में ही $1.15 लाख की कमाई की थी और 40 के दशक में तो वो मिलिट्री के लिए भी इक्विपमेंट बनाने का काम शुरू कर चुके थे। दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक एचपी ने मिलिट्री के लिए कॉन्ट्राब्रेटर टेक्नोलॉजी और एंट्रीली शेल प्रॉक्सिमिटी फ्यूजेस जैसे प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूट किए थे और वॉर के बाद एचपी के पास अब 200 एम्प्लॉइज थे और वो एक बड़ा नाम बन गया था। 1951 तक एचपी की सेल्स आज के समय के हिसाब से $6.3 करोड़ तक पहुंच गई थी। इसके बाद 50 के दशक के अंत में दुनिया का बदलना शुरू हो जाता है, जब 8 PhD स्टूडेंट्स मिलकर सेमीकंडक्टर पर रिसर्च करते हैं और फेयरचाइल्ड नाम से एक कंपनी खड़ी कर लेते हैं। इसी कंपनी के बाद से इंटेल और AMD जैसी कंपनीज भी निकलती हैं, जो पूरे कंप्यूटर स्पेस को रिवॉल्यूशनाइज करके रख देती हैं। इस वक्त एचपी भी इस प्रोग्रेस को देख रहा था, इसलिए उन्होंने भी सेमीकंडक्टर रिसर्च में पैसा लगाना शुरू कर दिया और सोनी जैसे जापानीज ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करके सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने लगे। इस इन्वेस्टमेंट का नतीजा ये हुआ कि फाइनली 1966 में एचपी ने HP 2100 और HP 1000 लॉन्च किए, जो कि बिजनेस एप्लीकेशन के लिए यूज होने वाले कंप्यूटर्स थे और इसी के साथ एचपी ने कंप्यूटिंग स्पेस में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दी थी। लेकिन ये सभी कंप्यूटर्स बिजनेस ओरिएंटेड थे, जबकि तब पर्सनल कंप्यूटर एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो जन्म लेना शुरू कर चुका था। एप्पल के दोनों फाउंडर्स स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक दोनों ही एचपी के लिए काम कर चुके थे और स्टीव वोजनियाक ने तो 5 अलग-अलग बार एचपी को एक पर्सनल कंप्यूटर बनाने का आइडिया पिच किया था। जब एचपी ने 5 बार वोजनियाक को रिजेक्ट कर दिया तो उन्होंने स्टीव जॉब्स के साथ मिलकर एप्पल की शुरुआत की, जो आज हम सब जानते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है। लेकिन बदलते मार्केट्स को देखते हुए एचपी को भी फाइनली पर्सनल कंप्यूटर्स को मार्केट में उतारना ही पड़ा और 1980 में उन्होंने HP 85 लॉन्च किया, जो IBM के डायरेक्ट कंपटीशन में था। इसके कुछ वक्त बाद ही एचपी ने एक जीनियस बिजनेस डिसीजन लेते हुए स्कैनर्स और इंजेक्ट और लेजर प्रिंटर्स बनाने भी शुरू कर दिए, जो आज भी उन्हें पैसा कमा कर दे रहे हैं। 80 के दशक के अंत में इंटरनेट भी लोगों की नजर में आना शुरू हो गया था और तब एचपी ने hp.com के नाम से एक डोमेन रजिस्टर करवाया। इंटरनेट की हिस्ट्री में ये 9th रजिस्टर्ड डोमेन था। 1990 में भी एचपी की कमाल की सक्सेस स्टोरी आगे बढ़ती रही, लेकिन अब ऐसा नहीं है और इसके पीछे कई कारण गिनाए जा सकते हैं। जो सबसे पहला कारण एचपी का डाउनफॉल के लिए बताया जाता है वो है उनकी सेल्स में आई गिरावट। पहले के समय में एचपी को एक क्वालिटी मैन्युफैक्चरर माना जाता था और इस बात पर बहुत डिबेट चलती थी कि किसी के पास एचपी का कंप्यूटर है या फिर डेल का। लेकिन जैसे जैसे एप्पल ने एक तरफ से मार्केट शेयर बढ़ाना शुरू कर दिया और एसर जैसी कंपनीज भी मार्केट में आ गई, तो हार्डवेयर की जगह लोग ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर पर बात करने लगे। अब लैपटॉप्स की पहचान इस बात से होती है कि वो iOS यूज
यूज कर रहे हैं या विंडोज। और इसी वजह से HP ने अपनी यूनिकनेस को खो दिया था और विंडोज की मार्केट में उनके कॉम्पिटिटर्स धीरे धीरे मार्केट शेयर खाने लगे। यही चीज डेल के साथ भी हो रही थी, लेकिन डेल ने इस क्राइसिस को बहुत अच्छे से डील किया। उनके फाउंडर माइकल डेल जो रिटायर हो चुके थे वो वापस कंपनी में आए। उन्होंने कंपनी को शेयर मार्केट के लिए खोल दिया और साथ ही एक हार्डवेयर कंपनी से ट्रांजिशन करते हुए वो क्लाउड कंप्यूटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ने लगे। HP के साथ ये प्रॉब्लम रही कि वो आज 2023 में भी एक हार्डवेयर कंपनी है, जबकि दुनिया सॉफ्टवेयर पर मूव कर चुकी है। आज जितनी भी बड़ी कंपनीज मार्केट में हैं, वो सभी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं। अगर आप एप्पल को भी देखेंगे तो उनके प्रोडक्ट्स के बिकने की एक वजह उनका ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप स्टोर है, सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं। यही वजह है कि आज गूगल जब अपने फोन्स या बाकी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स बेचता है तो वो उसे जीरो प्रॉफिट पर बेचता है, क्योंकि हार्डवेयर से उन्हें पैसा नहीं कमाना है, सॉफ्टवेयर से कमाना है। यहीं पर HP की सबसे बड़ी भूल थी कि वो हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर का ट्रांजिशन समय पर नहीं कर पाए। इसके साथ साथ HP ने कई सारे फेल्ड आइडियाज के साथ भी मार्केट में खुद की जगह दोबारा बनाने की कोशिश की, जिसमें से एक था HP का टच पैड, जो मोबाइल डिवाइस की पॉपुलैरिटी को देखते हुए HP ने जुलाई 2011 में लॉन्च किया था। लेकिन ये प्रोडक्ट इतना बड़ा फ्लॉप साबित हुआ कि अगले 2 महीने बाद ही इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसके बाद HP ने $10.3 बिलियन में भी ऑटोनॉमी कॉर्पोरेशन में भी एक बड़ा स्टेक अक्वायर किया, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी और बिजनेस मार्केट को कैटर कर रही थी। लेकिन HP के साथ जुड़ने के बाद ऑटोनॉमी का खुद का परफॉर्मेंस भी बहुत गिर गया और बाद में उन्हें एक 8.8 बिलियन के लॉस की तरह राइट ऑफ करना पड़ा। तो न सिर्फ HP ट्रांजिशन न कर पाने की वजह से पैसा गंवा रहा था, लेकिन ट्रांजिशन करने की कोशिश करते हुए भी उन्हें बहुत सा पैसा गंवाना पड़ा, जिसका ब्लेम उनकी लीडरशिप को भी जाता है, जिसमें CEOs के तौर पर HP ने इंजीनियर्स की जगह फाइनेंस के लोगों को रखना शुरू कर दिया था, जिन्हें टेक्नोलॉजी की ज्यादा समझ नहीं थी। HP का ये डाउनफॉल हमें आंकड़ों में भी दिखाई देता है। 2010 तक HP के अंडर 3.5 लाख एम्प्लॉइज काम कर रहे थे, जो 2021 आते आते सिर्फ 51,000 तक सिमट कर रह गए थे। HP ने इसी बीच खुद का बंटवारा भी 2 मेन बिजनेस में कर लिया था। एक बिजनेस कंप्यूटर्स को डेडिकेटेड था और दूसरा प्रिंटर्स और स्कैनर्स के लिए। HP ने जितनी जल्दी अपने एम्प्लॉइज लूज किए हैं, उतनी ही तेजी से बाकी कंपनीज में ग्रोथ भी दिखाई दी है, क्योंकि बहुत से एम्प्लॉइज अब दूसरी टेक कंपनीज को आगे लेकर जा रहे हैं। HP एक रिवॉल्यूशनरी कंपनी थी जहां कभी स्टीव जॉब्स जैसे लोग काम किया करते थे, इसलिए वहां के इंजीनियर्स काफी टैलेंटेड थे और हाई डिमांड में रहते थे। ऐसे में कंपनी ने तेजी से एम्प्लॉइज को निकालकर अपने कॉम्पिटिटर्स को एक बहुत बड़ी एडवांटेज दे दी थी। आज HP के दोनों बिजनेसेस HP Inc और HP Enterprises बैंक करप्सी के रिस्क पर हैं। जहां HP Inc का रिस्क 38% है, वहीं HP Enterprises का रिस्क 44%। कई मायनों में HP ने वापस इस लॉस को कम करने की भी कोशिश की है। जैसे डेल ही की तरह वो भी अब इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस के मार्केट में एंटर कर गए हैं और साथ ही HP आज सर्वर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में टॉप 2 कंपनीज में एक है। ये कहना तो अभी मुश्किल होगा कि क्या HP दोबारा से कभी पर्सनल कंप्यूटर्स या फिर मोबाइल डिवाइसेस के सेक्टर में कोई बड़ी सक्सेस अचीव कर पाएगा या नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि HP ने अपने स्टाफ को कट करने के साथ साथ अपनी एनर्जी को भी कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स तक ही महदूद कर दिया है। हो सकता है लॉन्ग रन में ये स्ट्रैटेजी उनके लिए अच्छी साबित हो और जब मजबूत स्थिति में आ जाएं और मार्केट में फिर एक नया रिवॉल्यूशन आ रहा हो, तब उन्हें इनोवेट करने का फिर से एक मौका मिले। वैसे आपके पास जो पहला कंप्यूटर था वो किस ब्रांड का था, HP या फिर डेल? और आपको कौन सी कंपनी ज्यादा बेहतर लगती है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आप